नमस्कार दोस्तों, एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और देखते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या बेहतर और क्या बेहतरीन से बेहतरीन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि आज 11 अप्रैल मतलब कि आज के जो करेंट अफेयर हैं उनको हम लोग सब कवर करेंगे, एक एक न्यूज़ को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि हर उस न्यूज़ का एनालिसिस क्या हो सकता है जो आपको एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट साबित हो, नंबर दिलवा दे। तो जैसा कि हमेशा मैं कहता हूं कि सब धैर्य का खेल है जीवन में। जो धैर्य रखा ना वो एक बार नहीं कई बार सफल हुआ, और जो अधीर रहा, जिसके अंदर धैर्य नहीं रहा, चाहे वो वाणी के संयम की बात करें या वो तैयारी के संयम की बात करें या वो जीवन में आगे बढ़ने की बात करें, वह कुछ न पा सका। जल्दी जल्दी में आप कई बार चीज़ें खो देते हैं। चलिए, अब आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, होगा एक दो बार हो सकता है कि आप असफल हों, 4 बार असफल हों, लेकिन तब तक कंटिन्यू रहिएगा जब तक आप सफल न हो जाए, असफल के आगे का अ न निकल जाए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में आयोजित आई लीग खिताब निम्न में से किस टीम ने पहली बार जीता है? ये क्वेश्चन देखते ही जो सबसे पहली बात दिमाग में आई वो ये आती है कि भैया आई लीग किस चीज से संबंधित है? सर, आई लीग ये फुटबॉल से संबंधित है। आई लीग फुटबॉल से संबंधित है और इस बार इसको जीता है आपके मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने। मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब की अगर बात की जाए तो ये फुटबॉल से संबंधित क्लब है और इसकी स्थापना 1891 में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। तो ये कलकत्ता बेस्ड आपके क्या है, एक स्पोर्टिंग क्लब है कलकत्ता, ठीक है ना। कलकत्ता बेस्ड स्पोर्टिंग क्लब है जिसकी स्थापना आपके हुई है 1891 में। अगर हम लोग दुनिया के, ये बहुत पुराने स्पोर्टिंग क्लब में से दुनिया का, भारत का सबसे पुराना, ठीक है ना, भारत का सबसे पुराना स्पोर्टिंग क्लब की बात करें, भारत का सबसे पुराना, ठीक है ना, स्पोर्टिंग क्लब, फुटबॉल स्पोर्टिंग क्लब, वो है मोहन बागान। मोहन बागान से एक अपडेट और रखना कि इस बार का जो 132वां डुरंड कप हुआ है वो मोहन बागान ने ही जीता है, 132वां डुरंड कप। साथ ही साथ अब एक क्वेश्चन आपके स्टैटिक में, ये तो मान लीजिए करंट का पोर्शन हुआ कि भारत का सबसे पुराना मोहन बागान है और मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जो कि जीता है आई लीग खिताब। ये 2-1 से मोहम्मडन स्पोर्टिंग जो है इसने 2-1 से शिलोंग लॉजिंग एफसी को हराया है। 2-1 से हारा कौन? 2-1 से हारा शिलोंग लाजोंग एफसी, तब जाकर के मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब इसको जीता है। जैसे कि ये भारत का सबसे पुराना स्पोर्टिंग क्लब है तो आपसे एक स्टैटिक में क्वेश्चन आता है विश्व का, ठीक है ना, विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल स्पोर्टिंग क्लब वो है शेफील्ड, ठीक है ना, शेफील्ड स्पोर्टिंग क्लब जो है वो सबसे पुराना है फुटबॉल क्लब, शेफील्ड फुटबॉल क्लब। याद रखिएगा ये विश्व का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है और इसकी स्थापना 1857 में की गई थी। 1857 में शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना की गई थी। और इसी के साथ लगे हाथ जब एक हम लोग 2023 का डुरंड कप, ये दुनिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब में से, कप में से भी एक माना जाता है डुरंड कप। 2023 का जरा मुझे बताना, फीफा, ठीक है ना, फीफा महिला विश्व कप, ठीक है ना, ये किसने जीता है? फीफा कप किसने जीता है बताओ तो? 2023 वाला जो अभी पिछला हुआ था, याद आ रहा है? सर वो अर्जेंटीना वाला तो याद है, फ्रांस को हराया था, लियोनेल मेसी और मबाम्पे के बीच में बड़ा जबरदस्त मैच हुआ था। लेकिन सर क्या ये याद है कि महिला वाला, याद रखना, स्पेन ने जीता है इस बार का, ठीक है ना, स्पेन ने जीता है। तो कुल मिला जुला करके हम लोग आ गए इस मुद्दे पे कि मोहन बागान और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, डी ऑप्शन मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब, ठीक है, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब। हाँ, तो ये देखिए ये है मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के खिलाड़ी और ये सारी चीज़ें इस करेंट अफेयर से। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अब ये कुछ अन्य दोहरा सकते हैं आप कि भाई यूनाइटेड कप जर्मनी ने जीता, फीफा विश्व कप महिला 2023 स्पेन ने जीता है। दिव्य कीर्ति सिंह ये पूछेगा आपसे कि यह किस खेल से संबंधित है,
ठीक है ना। कब पूछता है कि नहीं पूछता है मुझे नहीं पता, लेकिन एसएससी थोड़ा सा अपने पैटर्न चेंज कर रहा है। तो अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। मान सिंह एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल किया। FIH हॉकी 5S विश्व कप का पहला संस्करण नीदरलैंड ने जीता है। नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया तो किस क्षेत्र से? वह देखो पीटर हिंग्स ये इनका जन्म 1929 में हुआ था। 1929 में हुआ था, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और 2024 में इनका अप्रैल में निधन हुआ है। पीटर हिंग्स फिजिक्स के वैज्ञानिक हुआ करते थे, जिन्होंने, आपने गॉड पार्टिकल का नाम सुना होगा, गॉड पार्टिकल, इसका नाम आपने सुना होगा, पार्टिकल की खोज, ठीक है ना, गॉड पार्टिकल की खोज, या हिग्स बोसोन, या फिर हिग्स बोसोन की खोज के लिए जाने जाते हैं। इनको इस काम के लिए एक आपके बेल्जियम के हुआ करते थे फ्रांसवा इंगलवर्ट, ठीक है ना, एक बेल्जियम के साइंटिस्ट हुआ करते थे फ्रांसवा इंगलवर्ट, ये प्लस आपके पीटर हिंग्स, इन दोनों लोगों को फिजिक्स का नोबेल भी मिला था 2013 में। पीटर हिंग्स, ये आपके बेल्जियम के, इन दोनों लोगों को सन 2012-13 में फिजिक्स का नोबेल मिला था। तो ये बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा, ठीक है ना, उसके अलावा आपको बताएं कि ये फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है और ये पीटर हिंग्स का गॉड पार्टिकल या हिग्स बोसोन बहुत ही फेमस है। अगर हम लोग निधन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये जरूर याद रखना, तुम देख लेना, एसएससी, रेलवे, बिहार एसएससी, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो ये नाम पूछेगा। साथ ही साथ अगर जलवायु या वैज्ञानिक परिवर्तनों, वैज्ञानिकों से रिलेटेड देखा जाए तो एक नाम आपको और याद रखने का मैं सलाह दूंगा, N गोपाल कृष्णन। ये भी बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, भारतीय ही हैं और इनका भी निधन हुआ है। और एक विदेशी वैज्ञानिक का नाम, चूंकि वैज्ञानिकों का चल रहा है तो मैं एक बार आपको वो रिकॉल करवा दे रहा हूं, सलीमुल हक का नाम आपको याद रखना है। ये बांग्लादेश के हैं जो कि जलवायु, ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन के ऊपर ये कार्य किए हैं, ठीक है ना, इनका भी निधन हुआ है। तो ये आपको याद रखना होगा। नोबेल पुरस्कार, अगर इस बार के हम लोग फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार यार फ्रैंक हुई, यही जो हम लोग कोड बनाए हुए हैं, यार फ्रैंक हुई को मिला है। चूंकि हिग्स बोसोन के जनक या गॉड पार्टिकल सिद्धांत देने वाले आपके पीटर हिग्स का निधन हुआ है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन अगर ना पूछे तो ये पूछ दे। क्लियर है ना? तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, ये भी याद रखना होगा। और अन्य भी आपके 2023 वाले दिए हैं। हाल ही में साइमन हैरिस निम्न में से किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं? एक्चुअली मैं बताऊं कि ये उस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो आया है उसमें लगातार कई वर्षों से टॉप कर रहा है, मतलब अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वहां पे करप्शन नहीं है। तब तो सर ये, अच्छा और हिंट दे देता हूं, ये उस देश के युवा प्रधानमंत्री बने हैं जिस देश से हमारे संविधान में DPSP लिया गया है, जहां से एनी बेसेंट बिलोंग करती थी। तो सर इसका मतलब है आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड ही करप्शन वाले में फर्स्ट पोजीशन पे है, करप्शन इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन, मतलब सबसे ईमानदार देश में इस बार ये है लगातार। यहीं से आपके पेपर में पूछता है एनी बेसेंट किस मूल की महिला थी, यहीं से थी। यहीं से आपसे पूछता है भारतीय संविधान में DPSP कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। तो करप्शन इंडेक्स में फर्स्ट, ठीक है ना, ये वाला, ये 3 न्यूज तो एक्स्ट्रा हो गई। अब हम लोग बात करते हैं सबसे हाल ही में साइमन हैरिस की। साइमन हैरिस आयरलैंड के 1 साल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। क्यों सर 1 साल के लिए क्यों बने हैं? इनके पक्ष में 88 मत पड़े हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्या 88 लोग ही आयरलैंड में या 150-200 लोग जिसमें इनको 88 मिला और ये जीत गए? नहीं, एक्चुअली वहां के प्रधानमंत्री का नाम था लियो
वाडरकर, ठीक है ना, वाडरकर। ये लियो वाडरकर जो थे ये भारतीय मूल के थे, ये थे पीएम थे, ये पीएम थे, ठीक है ना, ये पीएम थे। इन्होंने इस्तीफा दिया। अब जैसे मान लो कि नरेंद्र मोदी जी अगर आज पद से इस्तीफा दें तो कोई भी जो बनेगा वो 1 महीने के लिए बनेगा। तो लियो वाडरकर की जो पार्टी है फाइन गेल पार्टी, उस पार्टी के सदस्य थे साइमन हैरिस। कौन सी पार्टी है यहां पे जिसके प्रधानमंत्री बने हैं? फाइन गेल पार्टी। तो फाइन गेल पार्टी के प्रधानमंत्री के तौर पे लियो वाडरकर जो कि भारतीय मूल के थे, इन्होंने इस्तीफा दिया। तो इनके बाद भाई कोई तो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आयरलैंड का जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, संसदीय चुनाव है, वो अगले साल होने वाला है। और अगर अगले साल होने वाला है तो 1 साल के लिए साइमन हैरिस आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए। ये बात क्लियर हुआ। सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, 37 वर्ष उम्र है इनकी। 37 वर्ष उम्र में मतलब 38वें में एंट्री की है, प्रधानमंत्री बन गए हैं। और 37 वर्ष के उम्र में प्रधानमंत्री के बाद, ठीक है ना, प्रधानमंत्री बनने के बाद ये खुले तौर पे समलैंगिक समर्थन करने वाले प्रधानमंत्री हैं। साइमन हैरिस समलैंगिकता को समर्थन देते हैं, अपना पूरा पक्ष रखते हैं। तो फिलहाल सबसे कम उम्र में आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं फाइन गेल पार्टी के 1 साल के लिए साइमन हैरिस, ठीक है ना। साइमन हैरिस के प्रधानमंत्री बनने पर मोदी जी ने भी बधाई पत्र भेजा कि भैया बहुत बढ़िया। तो याद रखना आयरलैंड फाइन गेल पार्टी। अच्छा, यहाँ पे आयरलैंड वगैरह का नाम आता है तो कहीं ना कहीं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अच्छा ये 3 देश का मैं नाम लिख रहा हूँ, ये किस ग्रुप के कंट्री हैं? नॉर्वे प्लस स्वीडन प्लस फिनलैंड। तुम लोग स्कैंडेवियन कंट्री, नॉर्वेजियन कंट्री, इनका नाम सुने हो ना, तो याद रखना ये स्कैंडेवियन कंट्री के अंतर्गत आते हैं। इसी में अगर प्लस 2 देश जोड़ दोगे, ठीक है ना, इसी में अगर 2 देश और जोड़ दोगे, कौन कौन से? आपके एक वो क्या कहा जाता है यार, डेनमार्क और आइसलैंड, एक आप जोड़ दीजिए इसमें, डेनमार्क, ठीक है ना, डेनमार्क और आइसलैंड। अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये नॉर्वेजियन कंट्री बन जाएंगे। ऐसे कई देशों का समूह है जो आपसे पूछता है। जैसे कभी पूछेगा स्कैंडेवियन कंट्री में कौन से 3 देश आते हैं? स्कैंडेवियन में 3 देश आते हैं, नॉर्वेजियन में 3 + 2 देश आते हैं, 3 ये ऊपर वाले और 2 ये। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और नहीं, नॉर्वे, स्वीडन ये तो हैं ही। स्वीडन से रिलेटेड ये है, अभी हाल ही में ये 32वां सदस्य बना है नाटो का, ठीक है ना, नाटो का 32वां सदस्य भी बना है आपके स्वीडन। चलिए अगले पॉइंट पे जाते हैं और देखते हैं कि साइमन हैरिस का लाइफ बड़ा चौचक चला है। 24 साल की एज में ये सांसद बन गए थे, 29 साल की एज में ये स्वास्थ्य मंत्री बन गए थे, फिर 2020 में ये उच्च शिक्षा मंत्री थे और अब जाके प्रधानमंत्री हो गए हैं, ठीक है ना। आइएगा, तो अगर आयरलैंड की कैपिटल की बात करें तो जरूर याद रखिएगा डबलिन, और नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। अगला, निम्न में से किस देश ने हाल ही में पुरुष हांगकांग सेवेंस 2024 का खिताब जीता है? वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुरुष हांगकांग सेवेंस, सर जी आज ईद है, सेवैयां खा लीजिएगा। अच्छा हाँ, आज तो ईद है। देखो ईद के बारे में क्या था कि बड़ा कन्फ्यूजन था कि सऊदी अरब उसको कल मना रहा है कि आज मना रहा है, मतलब वो मैं तो कल ही इस बारे में सोच रहा था। तो आप सभी छात्रों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। निम्न में से किस देश ने हाल ही में पुरुष हांगकांग सेवेंस 2024 का खिताब जीता है? बताइएगा। देखो पुरुष हांगकांग 7 2024 का खिताब न्यूजीलैंड ने जीता है। न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला, यहां पे मैं पुरुष और महिला दोनों ही लिख दे रहा हूं, दोनों ही खिताब न्यूजीलैंड ने जीता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मेल जो पुरुष वाला खिताब जीतने के लिए इसने फ्रांस को हराया, ठीक है ना, और फ्रांस को हराया कितने से? 10-7 से, 10-7 से फ्रांस हारा। और फीमेल वाला खिताब जीतने के लिए, फीमेल वाला खिताब जीतने के लिए इसने हराया किसको? यूएस को। यूएस को कितने अंकों से हराया? 36-7 से हराया। तो ये आप जाने कि न्यूजीलैंड
पुरुष हांगकांग सेवेंस प्रतियोगिता। अच्छा, एक बात मन में आनी चाहिए कि सर ये किस खेल से संबंधित है? रग्बी, ठीक है ना। ये रग्बी से संबंधित प्रतियोगिता है जिसे जीता है न्यूजीलैंड की टीम ने। न्यूजीलैंड की मेंस टीम, जो अगर पुरुष टीम की बात की जाए तो ये इसका 68वां खिताब है, 68वीं बार इसने इस पुरुष हांगकांग सेवेंस 2024 का खिताब जीता, जो अपने आप में एक बड़ी, मतलब कि क्या कहा जाए, एक बड़ा स्थान रखता है। तो ये आपके हांगकांग सेवेंस को न्यूजीलैंड की टीम जीत गई है। आपको इसमें पुरुष और महिला दोनों ही दिख रहे होंगे। जो पुरुष वर्ग के खिलाड़ी हैं वो ब्लैक कलर का कपड़ा, और महिला वर्ग की जो खिलाड़ियां हैं वो व्हाइट कलर का कपड़ा। तो न्यूजीलैंड की पुरुष और महिला टीम ने जीता हांगकांग सेवेंस 2024 का खिताब। पुरुष के लिए इन्होंने फ्रांस की टीम को हराया, महिला के लिए इन्होंने यूएस की टीम को हराया, और इस तरीके से ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। कांस्य पदक ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं ने जीता है, ठीक है ना। तो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके के इंफॉर्मेशन को ना मन हो न हो एक बार दोहरा लिया करो। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 का उद्घाटन लेह में किया गया, ठीक है। कर्नाटक ने आंध्र प्रदेश को 9 विकेट से हराकर नागेश ट्रॉफी जीती है। महान धावक भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता पीटी उषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया है। पुरुषों का पहला FIH हॉकी 5+ विश्व कप का खिताब नीदरलैंड ने जीता। ह्यूरन एक ग्रुप का नाम है। तो ये जो ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया है, वैश्विक यूनिकॉर्न इंडेक्स, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? मैं आपको बताऊं कि इसमें करीब करीब भारत को और पहले पोजीशन अमेरिका वाले के बीच में जमीन आसमान का अंतर मुझे समझ में आता है। भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के पास 67 यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। यूनिकॉर्न मतलब जो दिग्गज कंपनी है, एक तरीके से समझिए यूनिकॉर्न कंपनी के साथ भारत देश में 67 यूनिकॉर्न कंपनी है। वहीं इस इंडेक्स में पहला स्थान यूएस को मिला है और यूएस के पास 703 है। मैंने इसीलिए इस चीज को सोच समझ के बोला कि आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है इसमें। ये ह्यूरन द्वारा जो जारी की गया है, ये 6th संस्करण जारी किया गया है। 6th संस्करण जारी किया गया है। ह्यूरन इस ऐसे लिस्ट को सन 2017 ईस्वी से जारी कर रहा है। पहली बार सन 2017 ईस्वी में इसको जारी किया गया ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। अगर हम ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्थापना की बात कर लें, ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्थापना की बात कर लें, तो सन 2006 ईस्वी में इसकी, सन 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ये कंपनी वैश्विक रूप से कई देशों के यूनिकॉर्न कंपनियों का अध्ययन करके ये बताती है कि किस देश में, यूनिकॉर्न रिसर्च लिस्ट ने ये बताया किस देश में कितनी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं। तो वो आपके 67 यूनिकॉर्न कंपनी है भारत में, और तीसरे पोजीशन पे है भारत। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। अभी यूनिकॉर्न के लिस्ट से 2 बड़ी कंपनियां, फॉर्म ईजी और बाइजू, ये 2 बड़ी कंपनियां हैं जो कि यूनिकॉर्न के लिस्ट से बाहर हो गई हैं। एक समय था कि बाइजू बहुत ज़्यादा छाया हुआ था हर तरफ, शिक्षा के भी क्षेत्र में और अन्य क्षेत्र में भी। एडटेक कंपनी बाइजू, मैं तो उसको एज ए एडटेक कंपनी ही समझता हूँ, जानता हूँ, जितना मेरी मतलब जानकारी में है। तो अब वो यूनिकॉर्न की लिस्ट से बाहर हो चुकी है, समझ रहे ना। तो 2024 में भारत को मिला तीसरा स्थान। तो ये यहाँ पे मेंशन है। इस इंडेक्स में भारत की तरफ से भारतीय एडटेक कंपनी बाइजू और फॉर्म ईजी को सूचकांक से बाहर कर दिया गया है। चीन 340 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पे है, और अमेरिका 703 यूनिकॉर्न के साथ शीर्ष स्थान पर, ठीक है ना, शीर्ष स्थान पर बना हुआ है ये आपके ध्यान रखेंगे। अगले पॉइंट पे आएंगे। अच्छा, इसमें 53 देशों के कुल 1453 यूनिकॉर्न कंपनियों को सूचीबद्ध किया गया है। इस बार का जो रैंकिंग आया है 53 देशों के मतलब आया है। ये देखो मजेदार, टिकटॉक के स्वामित्व वाला बाइट डांस दुनिया का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। सोचो, टिकटॉक देख रहे हो ना, जिसकी कीमत $, 220 बिलियन है। अब आप समझ सकते हैं कि लोग नाच नाच के टिकटॉक के मालिक को आंख मटका के हीरो बना दिए हैं। देख लो, कौन कहता है कि पढ़ाई में दम है, ये है वो है, देखो नाचने में कितना दम है। देख रहे हो ना,
अब क्या कहें इसको, किस तरीके से इस बात को समझाएं, नहीं समझ में आता। खैर मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, पढ़िए। टेम्पररी चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, शिक्षा और संस्कार परमानेंट है। आइएगा, तो सर्वाधिक संख्या में यूनिकॉर्न वाले ये 5 देशों का लिस्ट है जो मैं आपको क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे लिस्टेड कर दिया हूँ, तो आप इसको रट लीजिएगा। भारत की रैंकिंग और पहले वाले की रैंकिंग याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ 703 होगा, 703, ठीक है, 703। चलिए अगले पॉइंट पे जाएंगे। निम्न में से किस देश को 69वें संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार आयोग की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? एक्चुअली बात समझना, ये बहुत ध्यान से इस चीज को देखना। यूनाइटेड नेशन की कुछ सहायक संस्थाएं हैं बहुत सारी, जैसे यूनाइटेड नेशन की सहायक संस्था है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एक इसी में से, अब मैं सबका नहीं लगूंगा बताने यहाँ पे, एक इसी में से है इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। इस जो ये वाला जो है इकोनॉमी और सोशल काउंसिल, तो इकोनॉमी मतलब आपकी अर्थव्यवस्था, सोशल मतलब सामाजिक। तो ये इकोनॉमी और सोशल काउंसिल अपने काम को इजी करने के लिए एक संस्था बनाती है, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, कमीशन ऑन द स्टेटस, ठीक है ना, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन। ये एक संस्था है इकोनॉमी सोशल काउंसिल के अंतर्गत। इस संस्था का काम है दुनिया में, ये कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन, दुनिया में महिलाओं के इंपावरमेंट मतलब सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, जेंडर इक्वलिटी, ठीक है ना, जेंडर इक्वलिटी पे बात करना कि भैया महिला पुरुष सब एक समान। तो जो CSW है इसकी हर बार बैठक होती है, कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन की हर बार बैठक होती है। ये बैठक जो 2025 में होने वाली है उसके लिए सऊदी अरब को अध्यक्ष चुना गया है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया? 69वीं बैठक, ठीक है ना, 69वीं बैठक के लिए। अब फिर से एक बार ध्यान से सुन लो कि सर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की मदद के लिए बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनमें से एक संस्था का नाम है इकोनॉमी एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमी और सोशल काउंसिल के अंतर्गत एक उसकी कार्यात्मक अंग है, फंक्शनल ग्रुप है उसका, कमीशन फॉर द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो महिला सशक्तिकरण और जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करता है। इसकी हर साल बैठक होती है। तो सऊदी अरब में इस बार इसकी बैठक हो रही है, 25 जो 69वीं है, उसके लिए सऊदी अरब को अध्यक्ष चुना गया है। तो अब सऊदी अरब कोई व्यक्ति तो है नहीं, सऊदी अरब एक देश है। तो सऊदी अरब की तरफ से जो उसके परमानेंट प्रवक्ता हैं यूनाइटेड नेशन में, अब्दुल जीज अलवासिल, ठीक है ना, क्या नाम है? अब्दुल जीज अलवासिल, ये सऊदी अरब की तरफ से इसकी अध्यक्षता करेंगे। एक्चुअली अब्दुल अजीज अलवासिल जो हैं यूनाइटेड नेशन में संयुक्त अरब के आपके सऊदी अरब के प्रवक्ता हैं, ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। तो बी ऑप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखिएगा कि सऊदी अरब 69वें संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार आयोग की अध्यक्षता करेगा, कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये याद रखिएगा। और कल मैं शाम को ये बताया था कि भाई वुमेन मैच्योरिटी डे मनाया गया है, वुमेन मैच्योरिटी डे, तो उन लड़कियों उन महिलाओं को समर्पित है जो मैच्योर हैं, ठीक है ना, जो सामाजिक शारीरिक मानसिक हर तरीके के निर्णय रिश्तेदारी दिमाग से सुलझे हुए शांत तरीके से निभाती हैं, उनके लिए मनाया जाता है आपके कौन सा दिवस, आपके सामाजिक ये महिला परिपक्वता दिवस। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मतलब मैं सोचा कि यहाँ पे परिपक्वता होनी चाहिए थी, अगर वो मैम मुझे सुन रही हैं तो हाँ मैं समझता हूँ परेशानी होती है लाइफ में। मैं सुबह आप लोग को करंट अफेयर पढ़ा करके घर से यहाँ से निकला तो मैं नीचे अपना जहाँ पार्किंग में स्कूटी, 1-2 मिनट की आपको बात बता रहा हूँ, स्कूटी अपनी लेने गया, तब तक मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया, हेलो सर कोई गर्ल स्टूडेंट है आपसे मिलने आई है। मैंने बोला ठीक है, तो मैं फिर -2 से पार्किंग से आया अपने ऑफिस में, मैं मिला, बैठी थी,
मैंने प्रणाम वगैरह किया, वो भी कि अरे सर आपसे मिले, बड़ा दुखी थी, मतलब देखने से लग रहा था कि जैसे अब प्रणाम हमको कर रही हैं लेकिन इधर देख रही हैं, प्रणाम सर। तो हम कह प्रणाम प्रणाम, बैठो बेटा, कहाँ से आई हो, क्या तैयारी करती हो? तो सी सेज दैट कि सर आपसे पढ़े हैं और ये वो, और मैं फला जगह से आया हूँ। मैं न लड़की का नाम लूंगा न जगह का नाम लूंगा, मैं फला जगह से आई हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा, तो इतनी सुबह ऑफिस कैसे आ गई अड्डा के? तो सी सेज दैट सर मैं घर छोड़ के भाग गई हूँ। अब मुझे लगा यार ये क्या ये बोल रही है, घर छोड़ के भाग गई है। हम कहे मम्मी पापा किसी को इन्फॉर्म किया? नहीं सर पापा ध्यान नहीं देते हैं, भाई भी ऐसे ही हैं, ये वो दन पर। हमने कहा बेटा ये गलत है। ऊपर से तुम लोग समझो लड़की घर छोड़ करके भाग गई और आकर के ऑफिस में सबसे पहले हमसे मिल रही है। वो पुलिस वाले उसके घर वाले क्या कहेंगे, कौन टीचर है भाई, सबसे पहले इसी से काहे मिली? भाई बात हो सकती है ना। तो फिर मैं उसको समझाया, फिर अपने HR के मेंबर को मिलाया, फिर मैं उनसे बात कराया, फिर उनके घर पे फ़ोन करवाया, फिर उनके भैया आए, उनके लोकल रिश्तेदार यहाँ दिल्ली में रहते हैं, फिर उनको ले करके गए भैया आए। इस बीच में ना मैं लड़की का नाम लूंगा, ना जगह बताऊंगा, ना नाम बताऊंगा। लेकिन सोचो अगर ऐसा ये इमेच्योर डिसीजन था, परिपक्व डिसीजन नहीं था, किसकी परिस्थितियां अच्छी नहीं है। अगर आपको 2 टाइम खाने को मिल रहा है, पहनने को कपड़ा और सर पे छत है, तो आप करोड़ों लोग से बेहतर स्थिति में हैं। ये बात याद रखिएगा। जिनको लगता है ना मेरे पास 200 रुपया नहीं है, 100 रुपया नहीं, मैं कैसे तैयारी करूं, मैं ट्यूशन नहीं कर पा रही हूं, मैं कोचिंग नहीं कर पा रहा हूं। लल्ला अगर आप कपड़ा पहने हुए बैठे हो, थोड़ी देर बाद आपको 2-4 घंटे में खाना मिलने वाला हो, और अगर आपके सर पे छत है, पंखा चल रहा है, सब बात है, लाइट बिजली है, तो आप भाग्यशाली हैं इस समय। करोड़ों लोग पूरे विश्व में रोज भूखे बिना खाए सो जाते हैं, और उनमें से लाखों लोग हर तीसरे दिन दम तोड़ देते हैं, भूखे मर जाते हैं। ये है स्थिति, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा सोच समझ करके, इसीलिए अब मैंने निर्णय लिया। उसके कुछ दिन पहले एक और गर्ल कैंडिडेट, मतलब मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, जगह का नाम नहीं बोलना चाहूंगा, वो भी जॉब की तलाश में आई थी। भाई देखो मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराता हूँ, इट डजंट मीन कि आप यहाँ आ जाएं और कहें कि सर अब जॉब लगवा दीजिए, ऐसा नहीं होता लल्ला। मैं खुद एक जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना? अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, समझ रहे हो? तो अच्छा अब तुम लोग को मान लो बाद में पता चलता ऐसी कोई घटना, तो तुम लोग तो अलग अगल बगल, भाई समाज है, दुनिया है, कुछ भी सोच सकती है, भला बुरा। तो मैं उस दिन की घटना से एक सबक लिया कि अब मैं ऑफिस में भी जनरली नहीं उतना मतलब रखूंगा ऐसे केसेस से कि कोई आ जाए भग के कुछ भी, सर जॉब, अरे कहाँ से जॉब की प्रॉब्लम है, तैयारी करो, अच्छे से जॉब लो, समझ रहे हो ना? तो ये सब अब नहीं चलेगा। अब जब वो लड़की मुझसे बोली कि मैं घर छोड़ के भग गई हूँ, घर में किसी को पता नहीं है, मेरी मोबाइल भी खो गई है। आप सोचिए बतौर लड़का, बतौर टीचर, कोई लड़की आपसे ऐसे आगे सुबह, तो आपकी उसमें मेंटल कंडीशन, वो तो ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती रहती तो आदमी समझता है, फिर शांत करवाना, उनको पानी पिलाना, HR के मेंबर और फीमेल मेंबर से यहाँ मिलवाना, उनके घर बात करवाना, फिर उनको बहुत कुछ होता है यार। चलो CSW के बारे में मैंने यहाँ बता दिया है कि जो CSW है, इकोनॉमी और सोशल काउंसिल वाली जो संस्था है, वो आपके 1946 में स्थापित हुई थी। निम्न में से किसे, वाव कितना मस्त है ना, वाव विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है, निम्न में से किसने? एक्चुअली जो वाव विश्व साहित्य पुरस्कार की बात की जाए तो ये एक लिफ्ट पुरस्कार LIFFT दिया जाता था, उसकी जगह इसने लिया है। वाव वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, जो लेखकों का एक समूह, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, ये लेखकों का एक समूह है। और ये होता है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो ग्रुप है राइटर्स का, साहित्य में किए गए पूरे वर्ष के अच्छे प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, लेकिन सभी भाषाओं के लिए नहीं। अगर मैं भाषा की बात करूं तो रसियन लैंग्वेज, स्पेनिश लैंग्वेज और आपके अरेबिक और इंग्लिश, ठीक है ना? अरेबिक लैंग्वेज, रसियन, स्पेनिश, अरेबिक और एक आपके इंग्लिश, यही 4 लैंग्वेज और इनके ट्रांसलेशन के लिए साहित्य की सबसे अच्छी सेवा के लिए वाव पुरस्कार दिया जाता है। ये भारत का इस बार गौरवान्वित वाला महत्व है कि भारत के कन्नड़ कवयित्री पोएट ममता जी सागर को ये अवार्ड दिया गया है।
ममता जी सागर जी ने बहुत ही अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। रसियन, आपके क्या कहा जाता है, स्पेनिश, अरेबिक और इंग्लिश, यही भाषा है, ठीक है ना। ये गोल्डन एक पुरस्कार पहले दिया जाता था, मैं आपको बताऊं, ये जो वाव पुरस्कार है, ये गोल्डन लिफ्ट, LIFT, गोल्डन लिफ्ट पुरस्कार की जगह इसको शुरू किया गया है, ठीक है ना। पुरस्कार पहले इसी पुरस्कार को यूं कह लीजिए, गोल्डन लिफ्ट पुरस्कार की जगह वाव पुरस्कार शुरू किया गया है। ये वाव पुरस्कार इस बार का नाइजीरिया में, नाइजीरिया जो कि अफ्रीकी समूह, अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है, वहां पे एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया और उस सम्मान समारोह का नाम रखा गया वाव लिफ्ट अवार्ड, मतलब सेरेमनी। अब उसमें यह अवार्ड दिया गया ममता जी सागर को, ठीक है। ये हैं आपके कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर, जिन्होंने जीता कौन सा, वाव का फुल फॉर्म जरूर याद रखना। अब पता नहीं अब रेलवे एसएससी किसको क्या पूछे, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, ये अवार्ड जीता है, विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है, ठीक है ना। तो यह समारोह नाइजीरिया में आयोजित किया गया। आई थिंक अब सभी को यह बात समझ में आ गया होगा, ठीक है ना सभी। अच्छा, कई ऐसे अवार्ड होते हैं जो हम लोग पहली बार सुनते हैं ना, कि ससुरा ये भी एक अवार्ड है, वाव। अब जब तुम लोग करोगे वाव ममता, तब तुम लोग को याद आ जाएगा कि वाव ममता, ये वाव ममता। अच्छा, लड़के लड़कियों में बड़ा अंतर होता है ना, लड़कों का अगर वाव, मजा आ गया, नॉर्मली वाव तो बोलते ना गजब गुरु, लड़कों के लिए वाव, ये किसके लिए आपको पता है, ठीक है ना। देखो बीच में अतुल सर के मुंह से हम सुने थे सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, ऐसे करके। अब पहले दिन आया और मुझसे मैं कोई ऐसा शर्ट पहना हुआ था, देखे हमको तो गुस्सा आएगी, क्या बोल रहा है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक वाव। 2 दिन बाद, चूंकि मैं मोबाइल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड नहीं रहता हूं, 2 दिन बाद मुझे पता चला कि अच्छा ऐसा कुछ मार्केट में ट्रेंड कर रहा है कि सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक वाव, तब हमको पता चलता है। अगले प्रश्न की तरफ आप बढ़ेंगे। निम्न में से किसे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं आपको बताऊं, इनको नियुक्त किया गया है निरंजन राज अध्यक्षा की जगह। एक्चुअली 16वें वित्त आयोग, ऋत्विक पांडे जी इसके सेक्रेटरी हैं। 16वें वित्त आयोग के सेक्रेटरी को भी जानते रहो, सेक्रेटरी, ठीक है ना, सेक्रेटरी हैं कौन, ऋत्विक आर पांडे जी, ये इसके सेक्रेटरी हैं। इसमें अरविंद पनघड़िया की अध्यक्षता में 3 अन्य सदस्यों के साथ इसमें 3 पूर्णकालिक सदस्य और 1 आपके टेम्पोररी सदस्य, इन सदस्यों के साथ 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था, 16वां वित्त आयोग। और उसके जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए वो अरविंद पनघड़िया जी को बनाया गया था, ठीक है ना, अरविंद पनघड़िया जी, सभी को थोड़ा ध्यान होगा, अरविंद पनघड़िया जी को बनाया गया था। अब इसमें से एक निरंजन राज अध्यक्षा जी हैं, कौन, निरंजन, परमानेंट सदस्य थे निरंजन जी। अब निरंजन राज अध्यक्ष, निरंजन जी की जगह मनोज पांडा जी ने ले ली है। मतलब एक परमानेंट सदस्य तो निरंजन राज अध्यक्षा जी थे जब बना था 16वां वित्त आयोग, तो उनकी जगह लिया है मनोज पांडे जी ने। अब ये 3 परमानेंट, ठीक है ना, परमानेंट, ये जो 3 परमानेंट सदस्य हैं उनमें आपको अजय नारायण झा और एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये नाम भी याद रखना होगा, अजय नारायण झा, अजय नारायण झा और एनी जॉर्ज मैथ्यू, एनी जॉर्ज मैथ्यू, ये 16वें वित्त आयोग की, और प्लस अब मनोज पांडा जी, ये 3 मनोज, ठीक है ना, मनोज पांडा जी, ये क्या हैं, 16वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के साथ सहयोग करेंगे और पूर्णकालिक सदस्य मनोज पांडा जी। अब मन में आ ही रहा होगा कि सर जब इतने लोगों का लिख दिए तो पूर्ण सौम्याकांत घोष का भी नाम लिख दीजिए, जो एक मतलब पार्ट टाइम है, डॉक्टर सौम्याकांत घोष, सौम्याकांत घोष, ये हैं आपके अस्थाई सदस्य, ठीक है ना, अस्थाई सदस्य। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं, यहां पे रख के चले जाओ, नहीं मैं देख लूंगा, ठीक है ना।
तो ये है इसका पूरा इतिहास भूगोल। जब भी कोई चीज पढ़ो ना, वित्त आयोग की अगर हम लोग बात करें तो ये आर्टिकल 280 अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का हमें जिक्र मिलता है। और ये हम आपसे पूरा बात किए हैं 16वें वित्त आयोग का, क्योंकि आपको सीजीएल भी देना है, सारी चीजें देना है। तो मनोज पांडा जी ने निरंजन राजाध्यक्षा जी की जगह ली है और पूर्ण सदस्य बन गए हैं। तो ये है मनोज पांडा जी पूर्णकालिक सदस्य। अब इसमें पूर्णकालिक सदस्य कितने आपसे पूछ दे तो 3। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 1। अध्यक्ष कौन है? ऋतु। और सेक्रेटरी कौन है 16वें वित्त आयोग का? ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने वाली होंगी, ठीक है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखने वाली होंगी। 31 अक्टूबर 2025 तक अब मनोज पांडा जी अपने क्या रहेंगे, पद पर बने रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे वो भी पॉइंट मेंशन है कि निरंजन राजाध्यक्षा जी की जगह इन्होंने ये अपना कार्यभार संभाला है, ठीक है ना। और ये 14 फरवरी को अरविंद पनघड़िया की अध्यक्षता में ये 16वां वित्त आयोग शुरू हुआ था। अगला देखेंगे, अरविंद पनघड़िया जी पहले नीति आयोग के अध्यक्ष थे और 16वें आयोग के पूर्णकालिक सदस्य आपके एनी जॉर्ज मैथ्यू और सौम्यकांति घोष। ये जो है डॉक्टर सौम्यकांति घोष, ये पूर्णकालिक नहीं है, ये जो वो एक सदस्य जो कि अस्थायी हैं ये वो हैं, और बाकी ये तीनों आपके पूर्णकालिक सदस्य हैं। इनको ये तीनों पूर्णकालिक सदस्य हैं, ठीक है ना, क्लियर रहिएगा, इसीलिए मैंने उसको अलग कर दिया। अगले पॉइंट पे देखते हैं, 16वें वित्त आयोग में 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी, वही 3+1, वही 3 और +1, जो कि 5 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। आयोग वित्त वर्ष 2027 से शुरू होकर अगले 5 वर्षों तक राजस्व वितरण को परिभाषित करेगा। वित्त आयोग की रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक प्रस्तुत की जाएगी और 1 अप्रैल 2024 5 साल की अवधि को कवर किया जाएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहले केसी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, ये पॉइंट जरूरी बनेगा। उसके अलावा 15वां वित्त आयोग जो था उसके अध्यक्ष NK सिंह थे, और 16वां जो वर्तमान जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अरविंद पनघड़िया जी। ये क्वेश्चन SSC रेलवे में खूब रहते हैं, इसलिए मैं इन पे समय देकर के चर्चा कर रहा हूं। निम्न में से किस दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है? सर ये तो कल ही मनाया गया है, 10 अप्रैल को। बिल्कुल मेरे लल्ला, ये 10 अप्रैल को मनाया गया है। डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन, इनका पूरा नाम हुआ करता था डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक क्या था, सैमुअल हैनीमैन। इनकी जयंती की याद में विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ये जर्मनी मूल के हुआ करते थे हैनीमैन जी, और इन्हीं की जयंती के रूप में ये आपके मनाया जाता है। और भारत में होम्योपैथी को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम 1975 के तहत क्या दिया गया है, मान्यता प्रदान किया गया है कि होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, सबकी वैल्यू कोविड ने बढ़ाई कि भैया ठीक है। अच्छा, मैं देखता हूँ बहुत लोग हमारे आपके घर के बुजुर्ग होते हैं, होम्योपैथी को खूब गोली किताब उताब पढ़ पढ़ के दे देते हैं ना। चलिए अगले पॉइंट पे जाएंगे। जैन आचार्य लोकेश निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संत बन गए हैं? अगर हम लोग जैन आचार्य की बात करें तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति पुरस्कार को जीते हैं। आज से पहले भारत का कोई धार्मिक संत ऐसा अमेरिका का राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं जीता था। तो जैन आचार्य लोकेश को, ये जैन आचार्य लोकेश जी हैं जिन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय संत बने हैं। इसका मतलब है कि स्टैटिक के पोर्शन में ये हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, आज का आपका करंट अफेयर, ठीक है ना। तो जैन आचार्य लोकेश अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भिक्षु हैं। जैन धर्म के बारे में हम लोग हिस्ट्री में काफी कुछ पढ़ते रहते हैं, तो यहाँ पे अभी तो मैं फिलहाल नहीं बोलने जा रहा हूँ। फिर भी ऋषभदेव आदिनाथ इसके प्रथम संस्थापक थे। 24वें आपके महावीर स्वामी थे, जिन्हें रियल फाउंडर भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड के लिए निम्न में से किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ये इन क्वेश्चंस को मैं व्यक्तिगत तौर पे
नॉलेज वाला मानता हूं कि बाय द वे एग्जाम में आ गया तो आ गया, नहीं तो जनरली नहीं पूछता है। जगजीत पावडिया, अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य नियंत्रण बोर्ड के सदस्य के रूप में जगजीत पावडिया जी को चुना गया है। ये IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की अधिकारी हैं। 2025 से 30 5 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए इनको चुना गया है। अब ये वहां पे जाकर के इकोनॉमी और सोशल काउंसिल के द्वारा आयोजित की गई बैठक में 53 मतदान सदस्यों में से इनको 41 वोट मिले थे कि भैया आप नारकोटिक्स कंट्रोल, इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में मतलब जो आपके नियंत्रण है उसमें आप कार्य करें। बस इसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना। जगजीत पावडिया जी, इतना नाम याद रखना। और अगर अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड की बात करें तो 1968 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में पड़ता है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो जलाल तौफीक जी हैं। सदस्यता 13 बोर्ड सदस्य हैं। सचिव मार्क कोल हॉर्न है, ठीक है ना। अगले पॉइंट पे आएंगे। नागरिकता केंद्रित स्पष्ट ऊर्जा परिवर्तन पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किस स्थान पर किया जाएगा? बी ऑप्शन, पेरिस में किया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, मैं सोच रहा हूं अपने करंट अफेयर को 2-3 भाग में बांट दूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसे करके, समझ रहे हो ना। तो वो भी हो सकता है। ठीक है ना। नागरिक केंद्रित स्पष्ट ऊर्जा परिवर्तन पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन पेरिस। अगला पॉइंट, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अगला, निम्न में से किस देश में बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत की गई थी? 2024 की शुरुआत की गई थी। एक स्टूडेंट बड़ा जोर दे रहे हैं कि सर आपने ये जो अभी एक जो मैम आ गई थी जॉब के लिए ऑफिस या ऐसे वैसे, वो कहाँ से, मतलब सर घर छोड़ करके परेशान हो गए। उत्तर प्रदेश की थी वो, ठीक है ना। एक इधर उधर का कमेंट किया जा रहा है, सर प्लीज बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की थी और उनके माता पिता नहीं थे, जो उस लड़की ने मुझे बताया, शायद माता पिता नहीं थे, उत्तर प्रदेश की थी। और ये भी बता देता हूँ, दिल्ली से उत्तर प्रदेश सटा ही हुआ है, यहाँ से 2-4 घंटे के डिस्टेंस पे उनका घर था, ठीक है ना। 4-5 घंटे के डिस्टेंस पे उनका घर था, तो ये बात याद रखिएगा। निम्न में से किस देश में, नहीं एक कोई इधर उधर की कमेंट कर रहा है तो मैं देखा कि यार क्या ही बेवकूफ है, इसको बोलना ही पड़ेगा। उनको एड्रेस चाहिए, पता चाहिए। उत्तर प्रदेश की थी, यहीं से 3-4 घंटे, दिल्ली से नोएडा, और इधर आप जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। ठीक है, चलो। तो किस देश में बैडमिंटन एशियाई चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत की गई? ए ऑप्शन, चीन में शुरुआत की गई है, ठीक है ना। तो अब तो इसका अभी वो होने दो, क्या रिजल्ट आने दो, फिर इसके ऊपर बात किया जाएगा। अभी तो बस यही है कि चीन में शुरुआत की गई है, ठीक है ना। चीन में शुरुआत की गई है। तो ये हो गया 10 अप्रैल के करंट अफेयर रिवीजन, ठीक है ना। 10 अप्रैल के करंट अफेयर रिवीजन की बात किया जाए, और यहाँ पे हो गया 10 अप्रैल का और रिवीजन करते हैं। भारत का पहला सैन्य ग्रेड भू स्थानिक उपग्रह का क्या नाम है, जिसे हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम द्वारा लॉन्च किया गया है? डी ऑप्शन, TSAT-1A। भारत के पूर्व फुटबॉल कोच जोसेफ पैट्रिक किनर का हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश से संबंधित थे? ए ऑप्शन, आयरलैंड से थे। अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री भी चुने गए हैं आज के। निम्न में से किस देश ने स्वर्ण समर्थित नई मुद्रा जिग को लॉन्च किया है? सर जिम्बाब्वे ने जिग को लॉन्च किया है। रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान और किस देश? सर फिलीपींस ने पहली बार वाशिंगटन में बैठक की है सुरक्षा संबंधों और आपके सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। टॉन टिनिस वुड आधिकारिक तौर पर दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए, वे किस देश से संबंधित हैं? ए ऑप्शन, इंग्लैंड से। एलेक्सी नवलनी और यूलिया नवलनया किस देश से संबंधित है, जिन्हें जर्मनी द्वारा स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया? सर बी ऑप्शन, रूस। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस 10 अप्रैल। लॉन्च की गई प्लानिंग फॉर इंडियाज अर्बनाइजेशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? विद्याधर के पाठक जी के द्वारा लिखी गई है। स्पेस फाउंडेशन द्वारा निम्न में से किस देश की एजेंसी को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन, भारत से।
सुमित नांगल किस खेल से संबंधित हैं जो वे मोंटे कार्लो मास्टर्स टूर्नामेंट मैच जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? सर ए ऑप्शन, टेनिस। अगला, 44 वर्षीय साइक्लिस्ट जसप्रीत पाल को निम्न में से किस राज्य का चुनाव आइकन नियुक्त किया गया है? तो चुनाव आइकन नियुक्त किया गया है सी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश का। निम्न में से किसने मार्च 2024 के लिए मेंस आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड जीता है? सी ऑप्शन, कामिंदु मेंडिस ने। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किसने वर्ष के सबसे भरोसेमंद एनजीओ का पुरस्कार जीता है? इस्कॉन भिवंडी, महाराष्ट्र। ठीक है ना। तो निम्न में से किसे चेन्नई में काउंसलर दिवस 2024 में प्रतिष्ठित सम्मान पदक से सम्मानित किया गया है? सर वो किया गया नीरज ए शर्मा को। और ये आज के लिए आपका करंट अफेयर। अब उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग इससे जुड़े और लाभान्वित हुए। 9 बजे रेलवे के लिए करंट अफेयर, रेलवे का जीएसजी के मैं रेलवे अड्डा 247 चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो जो लोग भी आरपीएफ, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं वो रेलवे चैनल पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। रेलवे अड्डा 247 चैनल का नाम है यूट्यूब पे, रेलवे अड्डा 247 जुड़ सकते हैं। किसके लिए? रेलवे के इस नए तैयारी के लिए, जो हम लोग रेलवे ओरिएंटेड क्वेश्चन, रेलवे का स्ट्रिक्टली सिलेबस उस पर फॉलो करता हूँ। उस पर मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एसएससी के स्टूडेंट आवें जो एसएससी की तैयारी कर, रेलवे वाले आ जाएं। अच्छा, CHSL महापैक या CHSL के बैच के लिए या किसी भी अन्य बैच के लिए आप मेरे कूपन कोड Y182 का प्रयोग कर सकते हैं। डबल वैलिडिटी चल रही है ईद के अवसर पे, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।